ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे चैप्टर 5, है ना, चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9. It is related to biology and all that. Okay, the name of the chapter is the fundamental unit of life. Okay, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे आप घर बनाते हो तो घर कैसे बनता है? ईंट से बनता है ना, ईंट पे ईंट जोड़ के घर बनता है ना. तो आपको पूछेगा यूनिट ऑफ क्या है, घर बनाने का यूनिट जो आपने यूज किया, तो एक ईंट से 1000 ईंट लगा करके आपने वाल बना लिया, छत बना लिया, फिर घर बन गया. तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? ईंट से. तो ईंट जो है वहाँ पर आप कह सकते हो कि इज़ द यूनिट ऑफ मेकिंग हाउस एंड ऑल दैट लाइक दैट. तो उसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म है, जिनका लाइफ है, वो कैसे बना है, सबसे छोटा यूनिट उसमें क्या है. नहीं तो हम लोग का जो शरीर है उसमें क्या है कि भाई बहुत सारे सेल्स हैं, और सेल्स मिल कर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल कर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल कर के जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम मिल कर के लाइफ होता है ना. तो उसमें सबसे छोटा यूनिट क्या था? सेल था. बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बना, है ना. तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं. तो फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ का, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, लाइन बाय लाइन वी विल स्टडी एंड एक्सप्लेन इट. ओके, सो व्हाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट. एक पतले स्लाइस कॉर्क पे जो है सो कॉर्क के पतले स्लाइस को जब रॉबर्ट हुक देख रहा था, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसने देखा कि जो कॉर्क है रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकम. हनीकम समझते हो ना, मधुमक्खी का छत्ता. तो जब वो माइक्रोस्कोप से उसको देख रहा था तो उसको लगा कि अरे ये तो ये जो है हनीकम की तरह दिख रहा है, और इसमें कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट. और हनीकम क्या होता है? मधुमक्खी की छत्ते में देखोगे छोटा 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 कंपार्टमेंट्स टाइप का बना होता है. आप देखोगे धागा पे धागा, धागा पे धागा, धागा पे, इट वॉज लाइक ए कंपार्टमेंट, है ना. सो कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री. कॉर्क क्या है? जिस कॉर्क को वॉच कर रहा था माइक्रोस्कोप पे, वो कॉर्क क्या है? कॉर्क है, आप एक तरह से समझ लीजिए कि पेड़ का जो छाल होता है, बार्क मतलब क्या हुआ? छाल, है ना. उससे वो कॉर्क निकाला गया है. तो दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. और ये चीज़ जो देखा जब वो कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहा था माइक्रोस्कोप के थ्रू स्लाइस लगा करके, ये 1665 की बात है कि उसने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये हनी कम लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, है ना. तो अपना सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप भी बना नहीं था, वो उसने बनाया था, उसी से उसने देखा. रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप का भी आविष्कार करके उसी से वो देख रहा था. तो वो जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, दीज बॉक्सेज ऑफ सेल्स, उसका नाम उसने रखा, क्या बोला कि ये जो है ये क्या है? सेल का बक्सा है ना. और सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम. सेल का मतलब क्या होता है? छोटा सा कमरा. तो बहुत सारे कंपार्टमेंट वो कॉर्क में देख रहा था, तो बोला ये कंपार्टमेंट का नाम उसने रखा सेल्स. क्या रखा नाम? सेल्स. ठीक है. तो वो जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट था उसको उसने सेल बोला, यानी बहुत सारे कंपार्टमेंट से मिलकर के ये हनीकम टाइप का स्ट्रक्चर बना है कॉर्क के अंदर. कॉर्क क्या है? कॉर्क जो है एक ट्री का बार्क है, छाल, उसका एक पतला सा ऊपर वाला पोर्शन लेके उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है कि इसमें क्या क्या है. ठीक है, आप लोग भी लैब में इसको देख सकते हैं. अगर माइक्रोस्कोप इज देयर देन यू कैन वॉच दिस थिंग. हमारे यहाँ तो है माइक्रोस्कोप, हम देखेंगे एक दिन इसको है क्या उसमें, है ना. तो ये कह रहा है कि दिस में सेम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा बात है? ऑब्जर्व किया, हनीकम टाइप स्ट्रक्चर था, तो इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया, कौन सी बड़ी घटना हो गई? इट इज़ इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट. आप ऐसा सोचोगे. इनसिग्निफिकेंट का मतलब हुआ जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, महत्व तो नहीं है, ऐसा लग रहा था. लेकिन बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. लेकिन अगर विज्ञान के इतिहास में आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है.
This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate unit. पहली बार लोगों को ये पता चला कि भाई जो लिविंग थिंग्स हैं, वो जो बने हुए हैं, उसमें बहुत सारे सेपरेट यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट से मिलकर के बने हुए हैं। जब उसने बार के कॉर्क को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, तब जाके ये ऑब्जर्वेशन आया कि भाई जो लिविंग थिंग है, क्योंकि प्लांट का ही बाग था ना, वो पौधे का ही छाल था, तो तब से ये दिमाग में आया कि भैया लिविंग थिंग जो है वो बहुत सारे सेपरेट यूनिट से बना हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ है, एक चीज़ के अंदर 1000 कंपार्टमेंट, 1000 यूनिट्स आर देयर, ऐसा आइडिया तब आया। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन द बायोलॉजी। और ये जो उस समय से जब ये सेल वर्ड का यूज होना इस्तेमाल हुआ, वो आज तक बायोलॉजी में सेल का इस्तेमाल हो रहा है, और उसी सेल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। समझ गए? अब कह रहे हैं कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या चीज़ से बना हुआ है, इस पर सवाल आ रहा है। उसके लिए कह रहा है कि एक्टिविटी कीजिए। क्या कह रहा है कि लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब। ये प्रयोग तुम लोग ने अपने लैब में भी किया है, बता रही थी तुम। तो आप ओनियन का मतलब समझते हो, सब आदमी प्याज है ना, तो प्याज का एक स्मॉल पीस लो, सॉरी उसमें से निकालो, वो प्याज का बल्ब से काटो एक छोटा सा टुकड़ा, है ना। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फॉर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन। और प्याज के पत्ते को तो छील सकते हो ना, ऐसे से हटा सकते हो, पील ऑफ करो, ठीक है। वो स्किन को जो आप पील ऑफ करोगे उसको बोलते हैं, स्किन को बोला जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वर्ड का मतलब हो गया एक तरह से ऊपर का जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। फ्रॉम द कॉन्केव साइड ऑफ द ओनियन। अब ये ओनियन जो है राउंड शेप स्ट्रक्चर है, तो इसको जब कट करोगे तो उसमें दो साइज हो जाएगा, एक तरह से एक उठा हुआ पोर्शन इधर होगा और एक जो है सो गड्ढा टाइप का पोर्शन होगा। तो आपको वो साइड को ऑब्जर्व करना है जो कॉन्केव साइड है, मतलब गड्ढा टाइप का है, ऐसे है। ये मान लो कि ये उठा हुआ इधर वाला पोर्शन आपको ऑब्जर्व करना है ना, ठीक है। द लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। एक वॉच ग्लास ले लो और उसको वो जो आपने निकाला है ओनियन पील्स का छिलका और उसका कॉन्केव साइड को आप पलट करके वहाँ पे रख दो, वॉच ग्लास में डाल दो जिसमें पानी है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। अब पानी क्यों डालते हैं? वॉच ग्लास में पानी डाल के तब वो छिलका डाले हैं, और छिलका डाल के पानी डाले। पानी क्यों डाले? पानी इसलिए डाल दिए कि वो जो आपका है वो फोल्ड ना हो जाए, मुड़ ना जाए। प्याज का जो है ऐसे रखोगे तो मुड़ता भी है ना, तो फोल्ड ना हो, इसीलिए वो सीधा सीधा रहे, तब ना दिखाई देगा माइक्रोस्कोप से क्या है इसमें नहीं है। या फिर वो सूख भी सकता है, तो सूखे नहीं इसीलिए उसमें पानी डाले हैं, और वो सीधा रहे इसके लिए उसमें पानी डाले हैं, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू विद दिस पील। हम क्या करते हैं इस छिलके के साथ, करते क्या है? लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब वो जो पील है वो हम ग्लास स्लाइड ले लेते हैं, उस पर डाल देते हैं, है ना। मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट। और ये आपको ध्यान रखना है कि वो गोल न रहे, सीधा हो जाए। वो जो प्याज का आप छिलका लिया वो पूरा सीधा, क्योंकि स्लाइस पर देखना है तुमको, स्लाइस पर प्याज का छिलका रख के फिर उसको ऑब्जर्व करना है उसमें है क्या, माइक्रोस्कोप के थ्रू, है ना, ठीक है। मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। ए थीन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पिल। अब वो पिल को उठा करके आप स्लाइड पर जो डालोगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? तो एक पेंट ब्रश होता है पतला सा, है ना, कैमल हेयर पेंट ब्रश उसको बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा उसमें लगा होता है। आप लोग पेंटिंग वगैरह करते हो तो उसमें भी होता है ना ब्रश, जो पतला सा हेयर टाइप का लगा होता है और लंबा सा स्टिक होता है उसका। उसी ब्रश को लेकर के आप जो है सो उसको स्लाइड के ऊपर डालिए, है ना। पील को स्लाइड के ऊपर डालने के लिए उस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ सेफेरिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय ए कवर स्लिप। अब उसके ऊपर हम सेफरन, एक केमिकल्स है, उस सॉल्यूशन का कुछ पोर्शन इस पर डाल देते हैं, है ना। टेक केयर टू अवॉइड द बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल, ठीक है।
और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो आप डालोगे केमिकल्स तो बबल्स बनेगा, तो वो ज़्यादा बबल ना बने। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, आप अपने शिक्षक से कह सकते हैं कि वो आपकी मदद करें। वी हैव प्रिपेयर ए टेम्प्रोरी माउंट ऑफ द ओनियन पिल। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब मोटा मोटी काम यहाँ पे क्या करना है भैया, उस पिल्स को देखना है माइक्रोस्कोप के थ्रू। वो आप एडजस्ट करके, उसमें 2 लेंस होता है माइक्रोस्कोप में, है ना, उस लेंस को आप एडजस्ट करके सो दैट यू कैन गेट द बिगर पिक्चर ऑफ दैट पिल्स। ये हम लोग काम करें, इसके लिए इतना ये किया। सैफरन जो केमिकल्स डाला उसका भी रीज़न वही था, फ्लैट हो जाए, स्लाइड डाल दिया और उसके बाद हम ऑब्जर्व करें है क्या इसमें, ये देखना है। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू, ये जो है माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, कि माइक्रोस्कोप में ये सब चीज़ होता है, ये बताया गया है यहाँ। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ये चीज़ देखना है कि भैया जब माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं ओनियन के पिल्स को तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये हमको पता चले। तो कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। अब जो आप देखते हो उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो बुक में ये चीज़ दिया हुआ है ना, तो इस स्ट्रक्चर को देख के क्या क्या चीज़ पता चलता है। कह रहा है लुक एट द फिगर 5.2 आपके बुक में, देखो उसमें क्या क्या है ना। तो ये ऑब्जर्व करोगे तो देख रहे हो ये कंपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और ये कंपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर जो है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स, ठीक है। अब ये सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ नज़र आ रहा है, ये तो प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रोरी माउंट ऑफ पिल्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेज। अब कह रहा है कि ये अलग अलग तरह का पिल्स ले करके हम वहाँ पर स्लाइड में डाल करके देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यहाँ पर पहले तो छोटा वाला पिल लिया, फिर बड़ा वाला पिल लिया, फिर अलग अलग डिफरेंट साइज का लेकर के हम जो है सो चेकआउट करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है क्या सब में सेम है कि अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये चीज़। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को बोलेंगे कि भाई ये तो है ही इसमें परमानेंट, तो ये बोलने से पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि भैया जो भी हम चाहे बड़ा वाला भी लेते हैं तब भी इसी तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, छोटा वाला ले रहे हैं तो उसमें भी यही स्ट्रक्चर आ रहा है, इसका मतलब ये सब जगह है, ये बात बताना पड़ेगा, है ना। तो कह रहा है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है क्या। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे से की तरह ही दिखते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे देखो आप, ये जो एक कंपार्टमेंट है, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट है, सबका शेप मोर और लेस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर इन द पिल, है ना। ये जो बना हुआ है देख रहे हो कि नहीं, ये क्या है, ये कंपार्टमेंट देख रहे हो ना। तो ये कंपार्टमेंट, बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं लेकिन सब सेम तरह एक तरफ के दिख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना। अच्छा, वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि अलग अलग साइज के ओनियन पिल्स भी हम लेते हैं तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर इज एवरीवेयर, ठीक है। अगर हम डिफरेंट साइज का भी लेते हैं लेकिन वो कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर सेम है, ऐसे बना हुआ है, जो भी है फिगर, चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे पेंटागॉन हो, चाहे हेक्सागॉन हो, सेम फिगर है इन एवरी पिल्स, इट इज़ द सेम फिगर, है ना। ये चीज़ है, यानी कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर सेम है सब में, ठीक है। तो द सेल्स ऑफ द ओनियन पिल विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम। अब चाहे छोटा प्याज से आप लीजिए प्याज का छिलका, या बड़ा प्याज से लीजिए प्याज का छिलका, इससे कोई मतलब नहीं। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन पिल्स दैट स्ट्रक्चर विल बी देयर वेदर इट इज़ ए स्मॉल ओनियन पिल और इट इज़ ए लार्ज ओनियन पिल, इट विल बी सेम। यानी वो स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आ रहा है और वो सेम साइज का आ रहा है, हर पिल में वही स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है भाई, है ना। These small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb। अब यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मकान कैसे बना है, तो ईंट से मिलकर के बना है, ईंट को बोल दिए बेसिक बिल्डिंग यूनिट, है ना। उसी तरह से प्याज कैसे बना, बहुत सारे पील से मिलकर बना है, और उस पील में वो कंपार्टमेंट वाला स्ट्रक्चर जो है वो सब में है, दैट इज़ द कॉमन इन एवरी वन। तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो है यूनिट है, बिल्डिंग यूनिट है, किसका, ओनियन बल्ब का, किसका, ओनियन बल्ब का। दीज स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये सिर्फ ओनियन की बात नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से बने हुए हैं, ठीक है। However,
देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। सेल से बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेल से मिलकर के सब में सेल, बहुत सारे सेल हो तभी वो यूनिट बने, नहीं है। सिंगल सेल भी अलाइव है यहाँ पे, है ना, अपने आप वो जीता है ना। तो द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप बना, कैसे बना? माइक्रोस्कोप में 2-3 लेंस लगा हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या 2-3 लेंस है? तो सबसे पहले हमने मैग्नीफाइंग लेंस का जो खोज हुआ, मैग्नीफाइंग लेंस मतलब जो किसी छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाए उसको बोलेंगे मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, ये मतलब है। मैग्नीफिकेशन का मतलब साइज को लार्जर कर देना। तो मैग्नीफाइंग लेंस का आविष्कार हुआ और उसकी वजह से माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। और जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे चीज़ों को समझने का मौका मिला। और ये जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, ये संसार जो छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना हुआ सूक्ष्म, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें हासिल हुई। इट इज़ नाउ नोन दैट ए सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। अब ये भी पता चला है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी एक सेल से बना हो सकता है। जैसे अमीबा के केस में, अमीबा को बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ही सेल है, वही सेल सारा फंक्शन उसका परफॉर्म करता है। जो भी फंक्शंस है, चाहे वो खाना खाने का हो, डाइजेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो, ठीक है, सर्कुलेशन का हो, एवरी फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय सिंगल सेल। क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वही सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कह रहा है अमीबा, कैलोमाइडोमनस और पारामीशियम एंड बैक्टीरिया, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हैविंग वन सेल ओनली। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट। एक तो ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, उसी सेल को सारा फंक्शन परफॉर्म करना है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सेल मिलकर के एक यूनिट बना लें और उस यूनिट में हर सेल को अलग अलग काम दे, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, और एक ग्रुप बन जाए। ऐसा भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। हमारा बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी का मतलब होता है मेनी, यूनि का मतलब होता है वन, मल्टी का मतलब होता है मेनी। तो यूनिसेलुलर मतलब हैविंग वन सेल ओनली, मल्टी सेलुलर हैविंग मेनी सेल देयर, है ना। सच एज सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल। अब एग्जाम्पल दे रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दिया, फंगी हुआ या प्लांट है या एनिमल है, ये सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। कह रहा है कि कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपसे पूछ रहा है कि भैया अभी तो आपने तो बताया आपको अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा भी बहुत सारा है, क्या आप उसका नाम पता कर सकते हैं? आप कोशिश कीजिएगा, पता कीजिएगा कि और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं या नहीं है। दैट इज़ बीइंग योर जॉब, ठीक है। सो हाउ सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि भैया ये जो सेल है क्या अपने आप को डिवाइड करके अपनी ही तरह का दूसरा सेल प्रोड्यूस करता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसा है कि जो भी सेल्स है वो पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा था सेल, उसी से आया है। एक सेल डिवाइड करके दो हो गया, दो से चार ऐसे करके हुआ है ना। तो ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसी से दूसरा सेल निकला है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिविटी फिर कह रहा है आपको करने के लिए कि वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट ऑफ द लीफ पिल्स, टिप ऑफ द रूट्स of onion or even peels of onion of different sizes. After performing the above activity, let us see what the answer to all the following question. हम कह रहे हैं कि अलग अलग पिल्स का भी आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ओनियन का पिल्स लिए तो ओनियन के पिल्स में आप एक साइज़ का लिए, बड़े साइज़ का लिए, छोटे साइज़ का लिए, है ना। ओनियन के अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर के उसके पिल्स को भी आप करके देखो, ये बात कह रहा है। और जब वो करोगे तो उसमें आप देखोगे कि सब में जो ये कंपार्टमेंट वाला स्ट्रक्चर है ना, वो सब में मिल रहा है। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज। तो जो कंपार्टमेंट वाला स्ट्रक्चर है जिसको सेल बोलते हैं,
तो उस सेल सब में, चाहे आप ओनियन का पिल लो, किसी और चीज़ का पिल ले लो, वो स्ट्रक्चर सेम तरह का है। समझ गए? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, मतलब आप जो सेल देख रहे हो क्या वो एक तरह से दिखने में, एक ही तरह के दिखने में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? कुड वी फाइंड डिफरेंस अमॉन्ग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी? अब यहाँ पे कर रहा है कि ऐसा भी करो, अब प्लांट के एक पार्ट का पिल्स लिया आपने, अब दूसरा पार्ट ले लिया, स्टेम ले लिया, रूट ले लिया, उसका पिल्स लेके ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें देखते हैं कि सेल क्या है। तो क्या वो सेल अलग अलग हैं, वो जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है क्या, ये आपसे पूछ रहा है। और कह रहा है कि देखने पर आपको क्या लग रहा है कि अगर मान लो उनको देखते हो तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या समानता है, ये बताओ। कह रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ऐसा भी है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं एक ही तरह का सेल ना हो, सेल भी अलग अलग तरह का हो, है ना। सेल तो हो ही, लेकिन सेल भी अलग अलग तरह का हो। अब यहाँ पे कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब सेल का शेप जो है अलग अलग हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर दिखा रहा है तुमको, इस फिगर में दिखा रहा है क्या कि ह्यूमन बॉडी का जो अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। ह्यूमन बॉडी में आपको स्मूथ मसल होते हैं, तो मसल का सेल देखा तो उसका इस तरह का शेप था। अब देखो आप मसल सेल है ना। ब्लड में भी सेल है, तो ब्लड का जब सेल देखते हैं तो वो इस तरह का राउंड शेप का आता है ना। उसी तरह से नर्व सेल, आपका जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, उसका जो सेल है वो जो है अलग तरह का, उसका अलग शेप है। ये देख रहे हो ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये वाला। उसी तरह से ओवम है। ओवम क्या होता है? रिप्रोडक्शन में जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर ओवम, तो ओवम का भी सेल होता है, सबका अलग अलग सेल है, तो उसका शेप अलग अलग आप देख रहे हो। बोन सेल इस तरह का होता है ये सेल। अब सेल का मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटा वाला पार्ट जो है उसमें उसको बोलेंगे सेल, है ना, जो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। अब वो स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का हो सकता है, अलग अलग का, क्योंकि अलग अलग ये जो है ऑर्गन है उसके सेल अलग अलग हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो जो एक तरह का स्ट्रक्चर, अगर मान लो ब्रेन सेल में जाओगे, नर्व सेल में जाओगे, तो सारे नर्व सेल इसी तरह के होंगे। ये जो फिगर दिखा, नर्व सेल अलग हो गया, ब्लड सेल अलग हो गया, बात समझ रहे हो। ब्लड सेल का अलग सेल है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन सेल वहाँ भी है। तो सेल का मतलब जनरल चीज़ ये हो गया कि भाई सबसे छोटा यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक। अब ब्लड किससे बना है? तो सेल से बना है, ब्लड सेल से बना है, ब्लड सेल से बना है। नर्व किससे बना है? तो नर्व सेल से बना है ना। ओवम किससे बना है? तो ओवम सेल से बना है। हाँ, ये तो ऐसा हो सकता है, ये आप नहीं कहोगे कि भाई सेल का जो है, अब ये नर्व सेल का जो है साइज शेप सेम रहेगा ब्लड सेल के, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम सेल को डिफाइन क्या किया? सेल क्या है? छोटा यूनिट है, सबसे छोटा कंपार्टमेंट जो है उसमें बना हुआ दैट इज सेल। और ये कंपार्टमेंट सब में है। ये प्लांट वाला का ऑब्जर्व किया हमने, ओनियन में देखा, अदर चीज़ में देखा, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग में आ रहे हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जो फंक्शन करने वाले ऑर्गन हैं उसके सेल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेल विल बी देयर। सेल इज़ अ जनरल टर्म उसके लिए कि सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर है जो सिमिलर है ना। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अब अभी हमने बात किया कि भैया नर्व सेल दूसरी तरह का है, ब्लड सेल दूसरी तरह का है, ओवम सेल दूसरी तरह का है। ऐसा क्यों है? सेल का मतलब समझ गए, सबसे छोटा स्ट्रक्चर दैट इज सेल। इसको नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? सेल का मतलब ये दिमाग में मतलब, अरे भाई इसमें सेल है तो उसका भी शेप वही होगा, उसमें सेल है तो सेल, तो हमने जनरल टर्म बताया कि सबसे छोटा यूनिट उस ऑर्गन का जो है वो सेल है। अब उसके शेप अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि भाई उस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। जो सेल है उस सेल का क्या खास फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन। अब नर्व सेल का अलग काम है, ब्लड सेल का अलग काम है ना। ब्लड सेल का काम है वो ब्लड के अंदर मूव कर रहा है, नर्व सेल का अलग है, वो सेंसरी है, वो पकड़ेगा, इलेक्ट्रीफाई करेगा, वहाँ से मैसेज आपको लेग को देगा, हाथ को देगा, उसको पकड़ने का काम है। तो जिसका जो काम है उसके हिसाब से उसका शेप और साइज होता है। पुलिस का जो काम करेगा तो उसको पकड़ा देता है, भाई रिवॉल्वर पकड़ो, ये करो, वो करो, उसके हिसाब से ना। हैं जो डॉक्टर है, डॉक्टर को वो डॉक्टर वाला इक्विपमेंट है उसके हिसाब से ना। उसी तरह से जिस सेल का काम जो है उसके हिसाब से उसका शेप भी होगा। इसीलिए इसका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख लो नर्व सेल का, इसलिए है कि उसको पकड़ना है इलेक्ट्रिक शॉक को,
है ना। तो जिस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसी तरह का उनका शेप होता है और उसी तरह का उनका साइज होता है, ठीक है। कुछ सेल ऐसे हैं, सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। अब ये कहोगे कि भाई सेल का शेप फिक्स होगा क्या? बहुत सारे सेल का फिक्स साइज शेप फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है। ब्लड सेल का फिक्स है, इसी तरह का रहेगा, नर्व सेल का वही रहेगा। लेकिन अमीबा का जो है चेंजिंग शेप है। क्या है? चेंजिंग शेप है। नहीं, हाँ, वो भी तो सेल ही है ना। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक सेल ही है, लेकिन उसका शेप चेंज करता रहता है। ऐसे 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 घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, लाइक दैट। तो इट हैज़ गॉट चेंजिंग शेप। ओके, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है नर्व सेल हैव ए टिपिकल शेप। अब ये जो नर्व सेल है उसका एक टिपिकल शेप है, अलग तरह का है। ये देखो हेयर टैग निकला हुआ, क्यों निकला हुआ है? उसका जॉब उस तरह का है, उसका जॉब उस तरह का है, उसको सेंसरी वाला काम करना है, इसलिए उसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर टाइप का दिया हुआ है ना। तो ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। अब जो भी सेल है उसके अंदर कैपेसिटी होता है एक खास तरह का जो बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म करने का, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? हाँ। सो हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? यानी जो भी लिविंग सेल है उसके अंदर कुछ एक्टिविटी करने का फंक्शन तो है, उनके अंदर कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं बेसिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ। वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। हमें ये भी पता है कि जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, जैसे ह्यूमन बीइंग का जो सेल ये है उसके अंदर बहुत सारे सेल हैं। सेल इज देयर बट मेनी सेल्स आर देयर, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? काम का बंटवारा, है ना, काम का बंटवारा, दैट इज डिवीजन। तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल हैं, तो सेल का ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब ये ब्लड सेल का एक ग्रुप बन गया, ब्लड, और उसको बोला गया भैया ये टिश्यू है, उसको बोला गया भैया आपको ये खास काम करना है, आपको सर्कुलेशन का काम करना है, आपको एक्सक्रीशन का काम करना है, आपको डाइजेशन का काम। तो काम का बंटवारा हो गया, उसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ? काम का बंटवारा। तो यहाँ सेल्स के अंदर ग्रुप बना करके काम बांट दिया, भाई तू ये करो, तू ये करो, तू करो। अब जैसे मैंने अपनी क्लास में बांट दिया, एक को बना दिया कि भैया यू आर डायरी इन चार्ज। आप सारे बच्चों का डायरी देखोगे, पेरेंट का साइन है कि नहीं है ये चेक कर बताओ। एक को बता दिया नहीं यू आर इनफॉर्म इन चार्ज, चेक आउट द इन्फॉर्म ऑफ द एवरी स्टूडेंट्स देयर। और अगर किसी का इन्फॉर्म नहीं है तो आप उसकी डायरी में जाके लिखो भी, ये भी अथॉरिटी हमने दे दिया, मेरे से साइन करा तो लिख दे वहाँ पे कि इट वाज नॉट फाउंड देयर, टाई नहीं है, बेल्ट नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है। एक को बना दिया डिसिप्लिन इन चार्ज, सबको कुछ ना कुछ काम दे दिया, यू हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी, सब खुश है उसमें, है ना। और हमारा क्लास भी अच्छे ढंग से चल रहा है क्योंकि हमने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। कोई एक मॉनिटर होता तो बड़ा रौब जमाता रहता, सबको डरा के रखता, मैं तो टीचर को बता दूंगा ये करूँगा। तो अब कुछ नहीं भाई, तुम मॉनिटर हो तो मैं डिसिप्लिन इंचार्ज, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो काम आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पर जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हर एक सेल को या सेल के ग्रुप को, जिसको टिश्यू बोलते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए उसको बोला गया कि तुमको ये काम करना है भाई, काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर, उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी आदमी के शरीर में जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड। जैसे आदमी के शरीर में क्या है? हार्ट है ना। हार्ट क्या करता है? ब्लड पंपिंग का काम करता है। हार्ट का क्या काम है? ब्लड पंप। उसको एक जॉब दे दिया गया कि भाई आपको ब्लड पंप करना है। उसी तरह से स्टोमक है, स्टोमक में भी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ जो भी है, उसका काम है कि भैया फूड को डाइजेस्ट करो, हैं, यानी सबका काम बांट दिया गया। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। अब मान लो यहाँ पर तो बहुत मल्टी सेलुलर था, तो भाई स्टोमक जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गन है, उसको एक काम दे दिया गया
है ना। उसी तरह से आपको स्टोमक को काम दिया गया कि फूड डाइजेस्ट करो, हार्ट को दे दिया गया, हार्ट भी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ, उसको बोला पंपिंग करो। लेकिन जहाँ पे एक सेल है अगर मान लो, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ भी डिवीजन ऑफ लेबर है। इनफैक्ट each cell has got certain specific component within it known as cell organelles। अब तो बताओगे कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारे सेल हैं, तो हर सेल का अपना अपना ग्रुप बना करके हमने दे दिया मल्टी सेलर में, है ना, तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो गई। लेकिन जहाँ एक ही सेल है वहाँ क्या डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हो, तो कह रहा है कि वहाँ भी है, तो वहाँ किसके बीच में है, तो वहाँ सेल का भी छोटा कंपोनेंट हो गया जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, सेल में भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, और वो सेल ऑर्गेनल्स को काम दे दिया गया, उनके बीच में काम बांट दिया गया। अब जो मान लो यूनिसेलुलर है अमीबा, तो एक ही सेल सारा फंक्शन करेगा, तो नहीं, उस सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है उसको बांट दिया कि भैया तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। यानी यूनिसेलुलर में जो सेल है वो सेल किससे मिलकर बना है, सेल ऑर्गेनल से मिलकर बना है। समझ रहे हो, अभी तक हम लोग कहाँ, बोलो। सेल ऑर्गेनल सेल से छोटा होता है। येस ऑफ कोर्स, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेल। तो किसी चीज़ का जो कंपोनेंट होगा तो उससे छोटा ही होगा ना। अभी हम जैसे बोलेंगे फ़ोन का कंपोनेंट, मोबाइल फ़ोन का कंपोनेंट क्या है, तो उसमें चिप्स लगा हुआ है, चिप्स इज द कंपोनेंट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। कंपोनेंट का मतलब उसका घटक, उसको बनाने वाला। तो सेल ऑर्गेनल जो है उसका छोटा कंपोनेंट है जो अलग से नहीं नज़र आ रहा है, उसी में है, इट इज़ इंक्लूडेड इन द सेल। हाँ, अब सेल तो अलग अलग है सबका, बात समझ लो। दिस इज द डिफरेंस, सेल ऑर्गेनल इज विद इन सेल, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द सेल, अटैच है, और सेल तो अलग अलग होता है। बात समझ रहे हैं, तो सेल ऑर्गेनल को वहाँ काम दिया गया। हमको ये लगता था, ओके आई डोंट हैव टू से ना, बिकॉज ओके बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग थिंग्स। तो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अब जितना भी जो भी सेल ऑर्गेनल है वो एक खास तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। अब उनका काम ये हो सकता है, सेल के अंदर नया मटेरियल बनाना है तो उसको बनाओ, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। अब सेल के अंदर ही वेस्ट मटेरियल पैदा हो गया तो उसको हटाओ। आप कहोगे सेल के अंदर क्या काम होगा, तो सेल के अंदर भी बहुत सारा काम है, सेल के अंदर भी नया मटेरियल बनता है, उसको बनाने का काम हो सकता है। सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको हटाने का काम हो सकता है, इट कैन बी देयर। ठीक है, ए सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। और कोई भी सेल जो है जिंदा रह पाता है या फंक्शन परफॉर्म कर पाता है क्योंकि उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो उस चीज़ को करते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। अब वही बात आ गया, अभी हमने कहा कि सेल का कंपोनेंट है सेल ऑर्गेनल, अब उसका उल्टा करके बोल रहा है कि यही सेल ऑर्गेनल मिल करके सेल बनाया है। तो सेल जो है, सेल इज द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट कौन हो गया, सेल, कि जो परफॉर्म करना करता है, जहाँ से फंक्शन शुरू होता है। लेकिन वो सेल भी किससे बना है, तो सेल ऑर्गेनल से बना है। बट सेल ऑर्गेनल इज नॉट द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट यूनिट। सेल ऑर्गेनल इज नॉट इंडिपेंडेंट, सेल ऑर्गेनल इज पार्ट ऑफ द सेल। व्हाट इट, अब ये जो कंपार्टमेंट है दैट इज सेल, क्योंकि दैट इज इंडिपेंडेंट यूनिट। ईंट जो है अकेला ईंट है ना भाई, कि नहीं है, हेलो, तो ईंट एक बेसिक यूनिट हो गया ना। अब ईंट को भी तोड़ के छोटा छोटा ईंट बनाते हैं, लेकिन उसको आप बेसिक यूनिट नहीं बोलेंगे, वो उसका ईंट का ऑर्गेनल्स है। समझ गए बात, कंपोनेंट है। तो आप समझो इस बात को, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिक यूनिट एंड द, जो बेसिक यूनिट बना हुआ है जिस चीज़ से, वो अलग अलग चीज़ है। अब जहाँ यूनिसेलुलर है भैया, तो सेल के अंदर ही उसके सारे फंक्शन हो रहे हैं, चाहे वो क्रिएशन का हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल का हो, चाहे जो, तो उसको करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनल हुआ। तुम ये वेस्ट मटेरियल को निकालोगे, तुम ये करोगे, वहाँ डिवीजन ऑफ, वहाँ भी डिवीजन ऑफ लेबर है। दैट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर इज एवरीवेयर। ओके, ठीक है, कह रहा है दी ये ऑर्गेनल्स मिल करके बेसिक यूनिट बनाते हैं, यानी सेल ऑर्गेनल्स मिल करके सेल बनाते हैं। सेल ऑर्गेनल बेसिक यूनिट नहीं है, सेल है बेसिक यूनिट। ये बात समझ लो, ये अंतर है।
बेसिक यूनिट भी तो कोई चीज़ से बना होगा ना, तो वो सेल ऑर्गेनल है। बात समझ गए? अरे बेसिक यूनिट इसको बोलेंगे जिसमें वो उसका सारा फंक्शन हो। बात समझ रहे हो? अब जैसे शरीर का हम बेसिक यूनिट बोल रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, बेसिक यूनिट सेल है। क्यों है सेल? सेल में सारा फंक्शन सेल सारा चीज़ कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है ना। कर सकते करता नहीं, तो इसीलिए सेल बेसिक यूनिट है। हाँ, ठीक है, इसीलिए वो बेसिक यूनिट है। समझे ना? अब ईंट से घर बन रहा है तो ईंट को बेसिक यूनिट क्यों मानेंगे? ईंट पे ईंट डाल के जो है वाल बना दिया, वाल तो बेसिक यूनिट ईंट है। और एक ईंट भी अकेला घर है, इस तरह से समझ सकते हो? नहीं है, ये बात, ये है बेसिक। ठीक है, हाँ। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल। अब ये बड़ा मज़ेदार बात है। क्या? हर सेल में सेम ऑर्गेनल। हाँ, अब चाहे नर्व सेल ले लो या ब्लड सेल ले लो, उसके जो सेल ऑर्गेनल हैं, ठीक है, ये सेम है भैया, ये सेम है। सेल ऑर्गेनल इज सेम एवरीवेयर। शेप और साइज भी सेम। ऑफ कोर्स, वो जो सेल है जिस ऑर्गेनल से बना हुआ उसका ये सेम है। ये बड़ा मज़ेदार बात है। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। हाँ, इससे मतलब नहीं है कि भैया उस सेल का फंक्शन क्या है। जैसे नर्व सेल का फंक्शन कुछ और है, ब्लड सेल का फंक्शन कुछ और है, उससे मतलब नहीं है। ब्लड सेल के सेल ऑर्गेनल भी उसी तरह के होंगे जैसे नर्व सेल के। यानी इट डजंट मैटर कि उनका फंक्शन क्या है, और ये भी नहीं मैटर करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में वो पाया गया, व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सेल अलग अलग होगा, ठीक है, ओके, सेल अलग हो जाएगा, लेकिन सेल ऑर्गेनल सेम हो। समझ में आया? और सेल ऑर्गेनल क्या है? कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो बताओगे ना, रॉबर्ट हुक। कैसे? दैट यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन राइट, इट इज योर जॉब। Why is the cell called the structural and functional unit of life? अब सेल को जो है हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं इंडिपेंडेंटली, वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन कर सकता है वो ना, इसलिए वो बेसिक यूनिट है। ठीक है। नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। ये सेल जो है किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। सेल के बारे में हम लोग समझ गए कि सेल क्या है, समझ गए ना। उसमें सेल ऑर्गेनल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब पूछेगा भैया अलग अलग सेल का सेल ऑर्गेनल अलग अलग होगा, बोलोगे नहीं। बोलेगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसके सेल ऑर्गेनल अलग अलग होंगे, नहीं, सेल अलग हो सकते हैं, सेल ऑर्गेनल आर सेम। ठीक है ना। हैं? अब जैसे ईंट है, अब बड़ा वाला मकान का बनाने के लिए बड़का ईंट लेते हैं, चौड़ा ले लिए, ठीक है, छोटा वाला में छोटा वाला ईंट लिए, लेकिन ईंट जो बना है मिट्टी से ही बना है ना भैया, वो ईंट ऑर्गेनल है, बड़ा वाला हो छोटा वाला जो भी हो। अब आया इसको समझ गया ना। तुम बोलते भी नहीं हो यार, कुछ बोला करो ना, यू हैव टू से समथिंग, है ना, तब ना इसमें। हाँ, यू हैव टू स्पीक, क्लास इज गोइंग देयर ऑन ना, तो क्लास इज शुड लुक लाइक क्लास, लाइक, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। अब ये सेल किस चीज़ से बना हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे राइज करता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। पहले तो हम लोग ये पता लगाएंगे कि सेल किस चीज़ से बना हुआ है, दूसरा चीज़ हम लोग ये पता कराएंगे कि उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। कह रहा है वी सॉ अबव दैट द सेल हैज ए स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल्स। अभी पढ़ा हमने कि सेल में एक कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स। अब जो है कि हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी सेल में जो ऑर्गेनल है, सेल में जो ऑर्गेनल है किस तरह से ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज का मतलब व्यवस्थित कैसे है। हाउ सेल ऑर्गेनल इज देयर, कहाँ कहाँ कोना में है, किधर है, कैसे है, मतलब उसका अरेंजमेंट क्या है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, है ना।
If we study a cell under a microscope, we would come across 3 features of almost every cell. अब कह रहा है कि अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को स्टडी करते हैं तो ये 3 फीचर जो है सब सेल में मिलेगा, सब सेल में मिलेगा। ये नया स्टूडेंट कौन है? इज दिस न्यू स्टूडेंट? ठीक है, चलो। और ये 3 फीचर कौन कौन है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कह रहा है मोर और लेस जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे सेल को तो आप ये पाओगे कि 3 चीज सब सेल में आपको मिलने वाला है। वो 3 चीज क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। All activities inside the cell and the interaction of the cell with its environment are possible due to these features. अब ये कह रहा है कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है, ठीक है, और जो सेल का इंटरेक्शन होगा उसके इन्वायरमेंट के साथ, ये क्यों पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये पॉसिबल है इनके अंदर जो ये 3 फीचर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की वजह से। यानी बाहर के इन्वायरमेंट से जो सेल इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, या सेल के अंदर जो कोई एक्टिविटी होगी वो तभी संभव है। हाँ, ये तीनों चीज़ आपको मिलेंगे सभी सेल में, ऑलमोस्ट एवरी सेल। ऑलमोस्ट कह रहा है लगभग हर सेल में ये 3 चीज़ तो नज़र आ जाएगा। क्या? जब भी तुम सेल को ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप से तो सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉमन, मोर और लेस, है ना। अब रेयर केस में नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसने वर्ड यूज़ किया ऑलमोस्ट, मतलब लगभग। हाँ, उसका अलग से स्टडी करेंगे। उसमें मालूम किसी में पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म ना हो, किसी में हो सकता है न्यूक्लियस ना हो, किसी में हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ऐसा भी हो सकता है, मे बी स्पेशल केसेस में। लेकिन ज़्यादातर केस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि सब में ये तीनों चीज़ पाया जाता है, ये 3 को स्ट्रक्चर सब में नज़र आता है, मोर और लेस, ठीक है। तो हमको ज़्यादा वाला चीज़ कंसिडर करना है, अब किस में नहीं है उसको डिस्कस नहीं करना है ना, हैं? अब ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, 3 जो फीचर है, क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसको हम डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल के सबसे ऊपरी हिस्सा, जो ऊपर वाला कवर होता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। फोटो दिया हुआ है इसमें, फोटोग्राफ इज देयर और नॉट? इट इज नॉट देयर। हाँ, सेल देखो कोई सा भी सेल मेम्ब्रेन उसमें नजर आएगा, बना हुआ है। और बुक में नहीं है तुम्हारा? हाँ, सेल मेम्ब्रेन तो होगा, एवरीवेयर इट इज देयर, ठीक है। हाँ, तो मोटा मोटी जो है आप समझिए सेल का सबसे ऊपरी वाला जो फिगर है ये, इसमें क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन इज देयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, है ना, ठीक है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना। हाँ, तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है सेल का, दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब समझ लो, अब जैसे बॉडी है तो बॉडी का ऊपर वाला क्या हुआ है? स्किन है ना। ये स्किन क्या करता है? स्किन क्या करता है कि स्किन के अंदर का जो ऑर्गन, ये एलिमेंट है और इन्वायरमेंट, इन दोनों को सेपरेट करता है, सेपरेट करता है ना। तो वही बात कर रहा है कि सेल का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, उसका काम क्या है कि वो जो है सबसे ऊपर वाला लेयर है सेल का। किसका? सेल का सबसे ऊपर। और ये क्या करता है कि सेल के अंदर जो कंटेंट है, यानी सेल के अंदर जो चीज़ है, उसका इन्वायरमेंट से कांटेक्ट ना हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इसीलिए वो बीच में झिल्ली जो है लगा होता है प्लाज्मा मेम्बर। यानी प्लाज्मा मेम्बर के इधर क्या हुआ? सेल का कंटेंट हुआ, सेल के अंदर जो चीज़, इंटरनल चीज़, और प्लाज्मा मेम्बर के बाहर इन्वायरमेंट हो गया। समझ में आया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है, आप समझ लीजिए कि आउटर मोस्ट लेयर है किसी सेल का, और सेल के अंदर जो कंटेंट है, यानी सेल के अंदर जो चीज़ है, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई कांटेक्ट ना हो, उसके लिए ये बात, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बंद करके रख दिया, वो रास्ता ही बंद कर दिया, कुछ जा ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वो है आउटर कवर, बट इट अलाउज, क्या अलाउ करता है?
ये परमिट करता है क्या चीज़ का, कि कोई चीज़ अंदर जा सकता है, कोई चीज़ बाहर आ सकता है। ठीक है, इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ऐसा नहीं कि वो बड़ा हार्ड सा दीवार बन गया और किसी को जाने ही नहीं देगा, किसी को आने नहीं देगा। वो परमिट करता है, जिसकी ज़रूरत होती है उसको जाने देता है, और जिसकी ज़रूरत नहीं है तो गार्ड का काम करता है एक तरह से, कि भैया इनके आदमी है तो जाने दो, नहीं बाहरी है कोई तो हटाओ इसको, मत घुसने दो। तो इट परमिट मीन्स इट अलाउज, क्या अलाउ करता है, जाने को और निकालने को, दोनों काम के लिए, एग्जिट के लिए भी अलाउ करता है। ठीक है, कि सेल से बाहर कोई चीज़ निकलना है या सेल के अंदर कोई चीज़ जाना है तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन ही उसको अलाउ करेगा, नहीं करेगा, जो ज़रूरी है वही ना। हाँ। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, वही बात कह रहा है कि तो जाना अलाउ करता है, बाहर निकलना अलाउ करता है, या बाहर से अंदर आना अलाउ करता है, लेकिन ये बचाव भी करता है, प्रिवेंट भी करता है कि कोई दूसरा मटेरियल जो है इसके अंदर ना आ जाए। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस वर्ड का मतलब अगर समझ जाओगे तो तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्टिवली, अब जैसे हमने यहाँ पर पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो हम एरा गैरा नथा कैरा सबको तो नहीं ले लेंगे, हम सेलेक्टिवली चूज करेंगे कि भैया हमको 90% वाला चाहिए, तो हमारे सिलेक्शन का आधार क्या है, 90%। ठीक है, या हम ये रखेंगे कम से कम मिनिमम इतना वाला चाहिए हमको। उसी तरह से ये जो मेम्ब्रेन है वो सबको नहीं घुसने देता और सबको नहीं आने देता, सेलेक्टिवली ये भेजता है, जिसकी ज़रूरत होती है उसको भेजेगा, जिसको ज़रूरत नहीं होती है नहीं, जो हमारा रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से ये करता है, हर सेल का जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से करता है। इसीलिए ये जो गेट गार्ड बैठे हुए हैं हमारे, इस गार्ड का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। परमिएबल का मतलब होता है जिससे होकर के कोई चीज़ जा सके, दैट इज परमिएबल, है ना, जा सके आ सके, परमिएबल वर्ड है। तो ये सेलेक्टिवली परमिट करता है किसी चीज़ को आने को, किसी चीज़ को जाने को, इसीलिए इसका नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये तो उस तरह का काम करता है, लेकिन हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब ये सेल के अंदर कोई चीज़ सब्सटेंस पदार्थ जाता है या आता है, इतना तो समझ गए। और उसके लिए वहाँ पर हमारे गार्ड साहब बैठे हैं, उसका क्या नाम है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और जनरल नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जब ये जाते हैं या आते हैं, है ना, तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज देयर, है ना। अब ये कैसे होता है ये भी हमको जानना पड़ेगा, इतना समझ के जाते हैं आते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, कैसे सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है और कैसे बाहर निकलता है, ये भी हमको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. कुछ पदार्थ ऐसे हैं, है ना, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाएंगे, कौन से प्रोसेस से जाएंगे, तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है, अब स्टेट ऑफ मैटर में भी हमने बताया था डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या है, जैसे अगरबत्ती वहाँ जलाए और उसका स्मेल यहाँ तक आ गया, कैसे आ गया, तो अगरबत्ती का जो कंटेंट है उस मैटर का वो एयर में मिल गया, और जहाँ पे कम था वहाँ पे आ गया, जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ से आ गया। डिफ्यूजन में क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसमें भी कह रहा है कि जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा सेल के अंदर, या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, या ऑक्सीजन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैसे होगा, डिफ्यूजन के द्वारा। बाहर का प्रेशर कम या बाहर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तो देयर विल बी डिफ्यूजन। अब ये कंसंट्रेशन में अंतर हो उसकी वजह से भी डिफ्यूजन,
या प्रेशर में अंतर हो उसकी वजह से भी डिफ्यूजन। हाँ। अरे वाह भैया, नल पे देखते हैं ऊपर पानी चढ़ जाता है, कैसे चढ़ जाता है, ऊपर से पानी नीचे कैसे आता है मालूम है ना? देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस, फिजिक्स में पढ़ेंगे वो चीज़, है ना? और डिफ्यूजन इज देयर। डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वहाँ भी डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं, कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। बता रहा है कि पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। वी सॉ दैट देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू, आ गया मेरे वाली बात पे कि कह रहा है पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन की मतलब मात्रा से लो। कल हम लैब में बता रहे थे बच्चों को कि ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बता रहे थे हम बच्चों को। बोलो सर क्या है ये कंसंट्रेशन, क्या होता है? मैंने कहा यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब ज़्यादा है एसिड, इसमें पानी मिला दिया तो एसिड की मात्रा कम हो गई, पानी ज़्यादा हो गया, दैट इज डाइल्यूट। तो वही कह रहा है कि हाई कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे है वहाँ से कम मात्रा की तरफ ये मूव करेगा। ये प्रोसेस होता है किसमें? डिफ्यूजन में। ये कौन नया स्टूडेंट आ गया, कुछ बोलता ही नहीं यार, इसका कब एडमिशन हुआ? ये खाली हंसता रहता है। हु इज दिस गाय? ओके, समझ में आ रही है तुमको? यस, शी इज लाफिंग, वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। हेलो, ये अगेन सी लाफिंग। ओके, ठीक है, ये समझ रही है। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। कह रहा है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ इस तरह का कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के द्वारा बाहर का मटेरियल सेल के अंदर जा सकता है। और बाहर भी जा सकते हैं। कहाँ? सेल प्लाज्मा के थ्रू ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ना। तो एक तरीका बताया कि भैया बाहर से जो मटेरियल सेल के अंदर जाएगा तो उसका क्या प्रोसेस है? तो डिफ्यूजन हो सकता है। और डिफ्यूजन का मतलब क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ठीक है, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंसेस लाइक CO2 व्हिच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना? तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेस्ट है। तो वेस्ट मटेरियल अगर आपके शरीर में ज़्यादा देर तक रहेगा तो दैट विल क्रिएट पॉइजन, इसलिए उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको भी निकालना है बाहर। तो निकलेगा ना बाहर, कैसे निकलेगा? वही डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, उसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा, वो उसको बोलेंगे सेलुलर वेस्ट। सेल के अंदर जो वेस्ट है सेलुलर वेस्ट। ठीक है, तो ये सेलुलर वेस्ट को निकलने का तरीका क्या हो गया? डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अच्छा सर, हाँ, अगर किसी सेल को CO2 की ज़रूरत होगी तो वो CO2 को वेस्ट मटेरियल नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा। सेल को जरूरत होगी CO2 को, वही ठीक है, वेस्ट मटेरियल डिपेंड करेगा ना। के सेल को होता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेल है नॉर्मली जो है, आप देख लीजिए, किसी चीज़ को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो किसी सेल को CO2 की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? आप बताओ ना, किस लिए होगी? CO2 हमेशा जो है पॉल्यूशन क्रिएट करता है और वेस्ट मटेरियल ही माना जाएगा ये कहीं भी। ठीक है, प्लांट को जैसे खाना बनाने के लिए। हाँ, प्लांट के लिए तो हम सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट के अंदर जो सेल है उसका रिक्वायरमेंट, सेल को रिक्वायरमेंट है क्या? CO2 का। प्लांट को खाना बनाने के लिए ना रिक्वायरमेंट है, अच्छा, वो तो बाहर में होता है रिएक्शन भाई, CO2 का H2O के साथ सनलाइट में। प्लांट के सेल के अंदर तो नहीं हो रहा है ना भाई। अब खाना बना लिया, खाना बनाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल, ब्लड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, तो इसलिए ब्लड खराब होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का तरीका इस तरह से निकाल सकता है ना। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। अब कैसे निकलता है? डिफ्यूजन होता क्या? अभी हमने बताया ना, डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब आपके सेल के अंदर CO2 है, उसको बाहर निकालना है। तो कह रहा है कि सेल के अंदर CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया?
ज़्यादा या कम? ज़्यादा हैं? ज़्यादा CO2 का हाँ, ज़्यादा हुआ तो भी तो बाहर निकलेगा। ज़्यादा होगा तभी जब बाहर में भी CO2 है ना, अरे इन्वायरमेंट में भी तो CO2 है ना, और सेल के अंदर भी CO2 है, उस CO2 को निकालना है बाहर, और डिफ्यूजन का मेथड एडॉप्ट करोगे तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो CO2 का ज़्यादा हो गया है इन कंपैरिजन टू इन्वायरमेंट। ठीक है, ठीक है। आउटसाइड द सेल जो CO2 है वो कम है, इसीलिए अंदर का CO2 बाहर निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अगर बाहर उसके दबाव बना हुआ CO2 ज़्यादा हो गया तो भैया उस CO2 को पुश करके रखागा। कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए, देन ओनली मूवमेंट विल टेक प्लेस। तो अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ हाँ, तो क्या नहीं निकलने देगा उसको, आ जाएगा? तो और आ कौन? जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाई कंसंट्रेशन बाहर आप बेसिक चीज़ ये समझो ना, कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और CO2 मूव करेगा उधर से उधर। अब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो आपके नाक के अंदर जाता है कि नहीं जाता है? आप कितना भी रोकना चाहोगे नहीं भी चाहोगे तब भी जाता है। डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बेसिक बात जो हमने बता दिया आपको, शुरू में ही बता दिया, अभी लाइन किताब में बाद में आ रहा है, मैंने पहले बता दिया। मैं हमेशा उसी चीज़ पर फोकस कर रहा था जो बेसिक पॉइंट था। बेसिक पॉइंट क्या था? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कि टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली O2 एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑक्सीजन जो सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, वहाँ भी डिफ्यूजन प्रोसेस ही है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर में ज़्यादा होगा, अंदर कम है तो जाएगा, वहाँ रिक्वायरमेंट हो जाती है ऑक्सीजन की, है ना। इनसाइड द सेल कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज। अब मान लो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कम हो गया, ठीक है। तो बाहर से ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, thus diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells as well as the cell and the external environment. Between the cell, ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं कि सेल और इन्वायरमेंट के बीच में ही एक्सचेंज हो रहा हो, सेल और सेल के बीच में भी हो सकता है, और वहाँ भी वही मेथड एडप्ट करना है, वहाँ भी वही मेथड अडेप्ट करना है। व्हाट इज द टाइम गिवन देयर? 3 minutes आर ऑल्सो लेफ्ट। ओके, तो वहाँ भी डिफ्यूजन होगा, है ना। देखो हु इज देयर, with the check it out. The diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells as well as the cell and the external environment. Water also obeys the law of diffusion. और जो ये वाटर है वो भी डिफ्यूजन के लॉ को अलाउ करता है। ठीक है, वाटर है ना। कैसे सर? The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called the movement of water across the plasma membrane. Is also affected by the amount of substance dissolved in it. अच्छा, अब ये कह रहा है कि भैया ये डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, सिर्फ गैसेस के लिए नहीं होता, ये वाटर के लिए भी होता है। वाटर अगर सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है तो वाटर का भी एक्सचेंज हो सकता है। ये किसी भी चीज़ के लिए सही है। हाँ, ये अलग बात है कि ये कितना होगा, कैसे होगा, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब वाटर में जो सब्सटेंस है उसका क्या कंसंट्रेशन है, उसके आधार पर भी ये डिपेंड करेगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर जा रहा है या उधर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज्ड और यू हैव टू क्लोज इट। हाँ, thus osmosis is the net diffusion of water across the selectively permeable membrane toward a higher solute concentration. अब कह रहा है the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. अब पानी का जो मूवमेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, वो इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि भैया जो पानी में सब्सटेंस डिजॉल्व्ड है उसकी मात्रा कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। amount of substance dissolved in water that will also decide the movement of water to the cell through plasma membrane. वो भी डिसाइड करेगा कि पानी में अमाउंट क्या, बहुत सारे फैक्टर्स, वही मैं कह रहा हूँ, देयर आर मेनी फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। कह रहा है क्या होगा अगर मान लो शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में हमने किसी एनिमल सेल को डाल दिया या प्लांट सेल को डाल दिया, तब भैया वो शुगर वाला सॉल्यूशन और सॉल्ट वाला सॉल्यूशन सेल में कैसे जाता है इसका पता चलेगा?
आपको कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा रहेगा कम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो विल बी स्टडिंग अबाउट मोर इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ओके। सो वी हैव टू स्टॉप नाउ।